हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की, तो वही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, आपको उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना है। इसीलिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी कंटेंट को शेयर करना है ताकि सबको हेल्प हो जाए। नाउ यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी कवर अप करने वाले हैं आज। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि नवनाथ एंड जगन्नाथ आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। ये है ना पार्टनर्स है फर्म के, डीलिंग विद सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से डील करते हैं। इनका जो कामकाज है वो सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का है, कंस्ट्रक्शन का इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कामकाज है। एंड दे हैव सेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्लीटिंग 3 प्रोजेक्ट्स। और उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव्स तैयार किया है कि भी उनका जो गोल है वो ये है कि उनको 3 प्रोजेक्ट्स है जो कि है ना विद इन नेक्स्ट 4 ईयर्स कंप्लीट करने हैं। 3 प्रोजेक्ट्स को विद इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, आने वाले 4 सालों के अंदर उनको ये 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, ऐसा उन्होंने अपना गोल रखा है। जब तक हम गोल नहीं रखते हैं लाइफ का तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो यहाँ पर इन्होंने भी अपना कामकाज का गोल रखा है। जैसे स्टूडेंट्स अपने परसेंटेज एंड मार्क्स का गोल रखते हैं, टीचर्स अपने सिलेबस कवर अप कराने का गोल रखती है, उसी तरीके से स्टूडेंट्स जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी अपना एक टारगेट रखते हैं। नाउ नवनाथ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग। नवनाथ किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो वो है ना अरेंज करने के लिए, फंड्स को अरेंज करने के लिए, देन कंस्ट्रक्शन मशीनरी के लिए एंड रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल के लिए वो जवाबदार है, जिम्मेदार है। वाइल जगन्नाथ हायर्ड आर्किटेक्ट्स, जबकि जो जगन्नाथ है वो आर्किटेक्ट्स को हायर्ड करेगा, ड्राफ्ट्समैन को हायर्ड करेगा, सर्वेयर्स को हायर करेगा, देन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड लेबर्स को हायर करेगा। तो मतलब यहाँ पर जगन्नाथ का जो फंक्शन है, अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि भाई है ना इनका काम काज है, तो ये लोग अपना गोल तैयार कर रहे हैं, तो फिर वो लोग ऑब्वियसली प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों ने मतलब कोई प्लानिंग की है कि भाई है ना आप हमें 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एंड दोनों ने आपस में काम भी बांट लिया है कि भाई नवनाथ ने कहा कि भाई मैं है ना आपस ही उनके म्यूचुअल उससे कि नवनाथ रेडी हुआ है कि भाई अरेंज करेगा फंड्स एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। तो ये जो अरेंजिंग है ये हो गया ऑर्गेनाइज करना, थिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, मटेरियल रॉ मटेरियल वगैरह को ऑर्गेनाइज करना। तो ये ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड हो गया, क्योंकि उसने ये जो असाइन वर्क यहाँ पर जो कामकाज है उसके लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह की जरूरत लगेगी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, तो उनको अरेंज करने का डिसीजन लिया, मतलब ये ऑर्गेनाइज करेगा इन सब चीज़ों को। एंड जगन्नाथ ने हायर्ड, तो हायर्ड मतलब यहाँ पर है ना किसी को अपॉइंट करना, सिलेक्ट करना, राइट। तो ये जो है ये मतलब रिक्रूट करेगा, सिलेक्ट करेगा ये सर्वेयर्स को, ड्राफ्ट्समैन को, कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो मतलब ये है ना स्टाफिंग का काम करेगा, जगन्नाथ है वो स्टाफिंग का काम करेगा। तो मतलब ये है ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर है पैराग्राफ हो गया। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला जो क्वेश्चन है कि नेम द मैनेजमेंट फंक्शन, कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें नवनाथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नवनाथ जो है वो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में, मतलब वो इन्वॉल्व है। यहाँ पे वर्ड आया है मतलब कौन से फंक्शंस में इन्वॉल्व है, तो जब उन्होंने प्लानिंग की तो उसमें भी इन्वॉल्व, एंड उसने ऑर्गेनाइजिंग की फंक्शन में भी इन्वॉल्व है। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज यहाँ पर नवनाथ इज रेस्पॉन्सिबल। नवनाथ किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर पैसेज में से ही ये जो छोटा सिचुएशन दिया है उसमें से ही हमको लिखना है कि नवनाथ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग फंड्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल प्रॉपर अरेंज करने के लिए वो जिम्मेदार है। फॉर, और वो क्यों अरेंज करना उनको, तो फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो नवनाथ को अपना ऑब्जेक्टिव्स जो सेट किया है उन्होंने 3 साल का में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, तो उसके लिए वो यहाँ पर अरेंज कर रहा है।
तो इस तरीके से आपको आंसर को लिखना होगा। देन यहाँ पर हु डिड स्टाफिंग फॉर द फर्म, फर्म के लिए स्टाफिंग किसने की, तो स्टाफिंग का काम जैसे यहाँ पर हायर्ड आर्किटेक्ट्स, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर्स, जगन्नाथ के बारे में, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जगन्नाथ इज परफॉर्मिंग द स्टाफिंग फंक्शन, वो स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है मैनेजमेंट के, बिकॉज जगन्नाथ हायर्ड आर्किटेक्ट्स, ड्राफ्ट्समैन, देन सर्वेयर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड लेबर्स। तो आपको ऐसे पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को लिंक करना होता है कि भाई कौन से मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन के अंडर में आता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर केस स्टडी का दिया है कि विच मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ एंड जगन्नाथ डिड जॉइंटली, जॉइंटली उन्होंने कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन किया, तो ऑब्वियसली वो दोनों साथ में बैठकर उन्होंने प्लानिंग की। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि नवनाथ एंड जगन्नाथ डिड जॉइंटली प्लानिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, उन्होंने है ना प्लानिंग फंक्शन एक साथ में उन्होंने कंप्लीट किया। देन सेकेंड यहाँ पर केस स्टडी, आई होप आपको फर्स्ट केस स्टडी समझ में आ गया है कैसे लिखना है। नाउ सेकेंड, मिस हर्षाली स्टार्टेड न्यू बिजनेस फ्यू इयर्स अगो, कुछ सालों पहले है ना मिस हर्षाली ने नया बिजनेस स्टार्ट किया। हर कस्टमर आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और उसके जो कस्टमर्स है, उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके जो कस्टमर्स है वो अलग अलग है ना हमारी जो कंट्री के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग हिस्से में है। हैंस दे आर डायरेक्टली डिपॉजिटिंग बिल अमाउंट इन हर बिजनेस अकाउंट, तो वो लोग डायरेक्टली है ना उसके बिजनेस अकाउंट में बिल अमाउंट है वो डिपॉजिट करते हैं। शी यूज टू वेरियस पेमेंट्स फ्रॉम हिज दिस अकाउंट ओनली, और वो बहुत सारा जो पेमेंट करती है, मतलब पे करने का काम भी इसी अकाउंट से करती है। तो आपको मतलब ये जो केस सिचुएशन को स्टडी कर कर हम ये बोल सकते हैं कि वो ये अकाउंट रिलेटेड बात हो गई, ये है ना बिजनेस अकाउंट की बात हो गई। बिजनेस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो करंट अकाउंट होता है। तो मतलब ये है ना जब आप पैसेज रीड करते हो तो आपको है ना इस तरीके से सिचुएशन को रीड करते वक्त है ना वर्ड्स क्लिक होने चाहिए, क्या रिलेट हो रहा है, को रिलेट करना पड़ेगा आपको चीजों के साथ में। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ, आपको बोला है कि टाइप ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय मिस हर्षाली, मिस हर्षाली ने कौन सा टाइप का अकाउंट मेंटेन किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मिस हर्षाली हैज करंट अकाउंट, मिस हर्षाली का है जो करंट अकाउंट है। एंड ये करंट अकाउंट किसके लिए होता है, तो दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय, इसको कौन ऑपरेट करते हैं, कौन ये अकाउंट यूज करते हैं, तो ये बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस इसको ऑपरेट करते हैं। एंड ये अकाउंट की खास बात क्या है, क्यों हम ये बताएंगे, क्योंकि वो मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे खास बात भी है कि वो उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हम कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स का, इसका मतलब। सो इन दिस अकाउंट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स ऑफ द अमाउंट्स एंड नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट, इसीलिए है ना बैंक उस पर कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करती। अगर आपका करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है हर्षाली का, तो बैंक उसको कुछ भी पे नहीं करेगी। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि सजेस्ट एनी वन मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर टू मिस हर्षाली, मिस हर्षाली को मॉडर्न जो वे है मनी ट्रांसफर का वो आप सजेस्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मिस हर्षाली कैन ट्रांसफर मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन वो ट्रांसफर कर सकती है, IMPS कर सकती है। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इट स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। एंड ये जो फैसिलिटी है, दिस फैसिलिटी अलाउज कस्टमर टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स, ये है ना इंस्टेंटली क्विकली तुरंत इमीडिएटली ट्रांसफर करने के लिए फंड्स है ना टू एनी अदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करता है ये IMPS। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। देन थर्ड वन, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डज शी गेट ऑन हर बैंक अकाउंट, उसको अपने बैंक अकाउंट पे कौन से टाइप की फैसिलिटी मिलती है। तो मिस हर्षाली गेट्स ओवरड्राफ्ट, तो करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है बैंक की तरफ से। मतलब अगर उसके अकाउंट में कम पैसे हैं और लेकिन उसने चेक है ज़्यादा का दे दिया, मतलब 8,000 का, 8,000 ही बैलेंस करंट अकाउंट में, 10,000 का चेक है ना इशू कर दिया, तो उसका वो 10,000 का चेक बाउंस नहीं होगा, क्योंकि ये फैसिलिटी है ना करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बोलते हैं उसको, छोटा सा लोन। Now, Ms. Harshali gets overdraft facility on her account, and this facility is offered to current account holders to meet their working capital requirements को meet करने के लिए ये बैंक्स उनको करंट अकाउंट देती है की फैसिलिटी के साथ में, करंट अकाउंट के साथ में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। एंड द पीरियड कैन वैरी, और है ना समय में उसका जो समय है वो उसमें चेंजेस हो सकता है, 50 to 60 डेज का जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन, और फिर इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर होता है।
तो यहाँ पर मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 10,000 का चेक इशू कर दिया और उसके खाते में तो 8,000 ही थे, तो डिफरेंस जो 2,000 का, तो उस 2,000 पे है ना बैंक है ना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो आई होप आपको जो सेकंड केस स्टडी समझ में आ गया है। नहीं, अभी हम मूव करते थर्ड केस स्टडी पे, जहां पर बोला है कि मिस्टर सदगोपन इज अ बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन है एंड ही हैज 2 फैक्ट्रीज, और उसकी 2 फैक्ट्रीज है इन इंदौर एंड भोपाल में। एंड ही लिव्स इन भोपाल विथ हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ के साथ भोपाल में रहता है। एंड 2 डॉटर्स एजेड 5 एंड 8 ईयर्स की डॉटर्स है उसके। तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये फैक्ट्री उसकी 2 फैक्ट्री है, बिजनेसमैन है और वो वाइफ के साथ भोपाल में रहता है, 2 बच्चे बेटियां हैं। कैन मिस्टर सदगोपन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 2 चिल्ड्रन? क्या वो 2 बच्चों के लिए, अपने 2 बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है? तो आप लिखेंगे यस, क्यों नहीं ले सकता है, ले सकता है, वो भी बिजनेसमैन है, पैसा है उसके पास। यस, मिस्टर सदगोपन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 2 चिल्ड्रन एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ, खुद की लाइफ के लिए भी ले सकता है और फॉर फैमिली मेंबर्स के लिए भी ले सकता है। नाउ हियर इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे सर्टेन अमाउंट, कुछ जो सर्टेन अमाउंट है सम ऑफ मनी इधर ऑन डेथ, या तो है ना डेथ के समय पर वो पैसा देंगे, अगर मैच्योरिटी से पहले किसी की डेथ हो जाती है तो पूरा पैसा कंपनी जो सम एश्योर्ड है वो दे देती है, और अगर है ना मैच्योरिटी पे मैच्योर होती है वो पॉलिसी, मतलब डेथ नहीं होती है, बंदा लाइव और मैच्योर होती है, तो मैच्योरिटी के समय पर उसका पैसा कंपनी दे देती है। नाउ सेकेंड यहाँ पर पूछा है कि इस चाइल्ड इंश्योरेंस इज सुटेबल फॉर अ वाइफ ऑफ मिस्टर सदगोपन? क्या सब मिस्टर सदगोपन की वाइफ के लिए चाइल्ड इंश्योरेंस, उसके लिए बच्चे वाली इंश्योरेंस उसके लिए कैसे सुटेबल होगी? वो तो बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि नो, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट सुटेबल फॉर वाइफ ऑफ मिस्टर सदगोपन। अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ये सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान दैट इज डिजाइन टू मीट चाइल्ड्स फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। बच्चों की जो फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स है उसको पूरा करने के लिए ये चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बच्चों को दी जाती है। सो अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउज किड्स टू लीव देयर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए उनके लिए रहती है चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। एडल्ट्स के लिए नहीं है, ये वाइफ के लिए नहीं है। नाउ थर्ड, which type of insurance should Mr. Sadgopan take for protecting his factories from loss due to fire? Loss due to fire, फायर की वजह से जो लॉस होता है उससे बचने के लिए उसे कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, उसको कैसे सिक्योर करना चाहिए? तो उसे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मिस्टर सदगोपन शुड टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू प्रोटेक्ट हिज फैक्ट्रीज फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर। एंड इसका फायदा क्या होता है? द टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ही नीड्स टू बाय डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय हिम। हाँ, ये भी बात होती है कि वो कंपनी, वो फैक्ट्री कौन से टाइप के गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, उसके ऊपर है ना उस फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइप भी डिसाइड होता है। एंड हिज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी खुद की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पे फिर इंश्योरेंस जो है वो मिलती है। तो क्योंकि जैसे वैल्यूड पॉलिसी लेना है या फिर उसको एवरेज पॉलिसी लेना है, स्पेसिफिक पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, तो ये बहुत सारे टाइप्स है इसके फायर इंश्योरेंस के, तो उसको उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 9 टाइप्स है, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी भी होती है, तो उसके जो गुड्स प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर ये डिसाइड होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि कैसे लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट केस स्टडी के सॉल्यूशंस लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए आपको ये वाले आंसर्स लर्न कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है, एंड क्वेश्चन बैंक को रिवाइज करना है। अदर सब्जेक्ट्स के भी है ना चैनल पे, कॉमर्स एकेडमी के चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सिस्टमेटिकली बनाई हुई है, तो वहाँ से आप है ना वीडियोज़ को देख सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप है ना बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।